नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। आज अपन आज की क्लास के अंदर आपकी कक्षा 8 विषय भूगोल और आपकी पुस्तक का नाम है संसाधन एवं विकास। ठीक है, और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है संसाधन, उसके संदर्भ में आज आपकी पहली क्लास है। और ये जो क्लास हो रही है वो आपके लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर हो रही है। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो साथ में कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ाई कैसे लगी। और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड है, आपकी साथी गण है, उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अपन आपकी पुस्तक की जानकारी देख लेते हैं कि कौन सी पुस्तक है। तो ये लो, ये आपकी पुस्तक है सामाजिक विज्ञान संसाधन एवं विकास। ये अंदर का चैप्टर, ऊपर का कवर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो आप समझ गए होंगे कि मैं कौन सी पुस्तक की बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है, और इस किताब के अंदर अपन पूरी की पूरी जानकारी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी किताब है ना, जो किताब है ना, इसका मतलब बता देता हूँ कि मतलब इसमें मोटा मोटी चीजें क्या है। देखो, ओके, आपकी किताब सामाजिक विज्ञान है और इसमें दो शब्द हैं, एक तो संसाधन है और दूसरा विकास। अब विकास में तो आप समझ गए होंगे, एक होती है वृद्धि और एक होता है विकास। विकास वह चीज है जिसके अंदर सभी पहलू शामिल होते हैं, सभी पहलू, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। जैसे भाई, अभी कह रहे हैं भाई, कोई सड़क बना रहे हो है, तो सड़क एक विकास है। लेकिन सड़क एक विकास हो गया, लेकिन उसके आसपास क्या चीजें करनी है वो भी अगर उसमें ध्यान रखी जाए तो वो आपका पूर्णतः विकास होगा। ठीक है भाई, सड़क के आसपास का इलाका है वो अगर अच्छी तरीके से डेवलप है तो वहाँ पे सरकार को कुछ पानी पाइपलाइन व्यवस्था या फिर बिजली व्यवस्था इस तरीके से करके देनी होगी कि जो जनरेशन है उसको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हो। तो वो तो हो गया विकास। ठीक है, विकास के अंदर सभी पहलू शामिल होते हैं, जिससे कि अंदर मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों शामिल होंगे। कौन कौन से? मात्रात्मक प्लस गुणात्मक, यानी उसके अंदर क्या गुण है और क्या मात्रा है। जैसे एक टाबर है, वो उसका शरीर बढ़ रहा है, तो शरीर में वृद्धि हो रही है, वो कैसा हो गया? मात्रा का, यानी हाथ लंबे हो रहे हैं, कान बड़े हो रहे हैं, पैर लंबे हो रहे हैं, ठीक है, सर के बाल बढ़ रहे हैं, ये तो होगी मात्रात्मक वृद्धि। अगर उसके साथ साथ में उसकी बुद्धि का भी विकास होता है, बुद्धि का भी विकास होता है, तो वो होगी गुणात्मक। तो जो आपका विकास है इसके अंदर मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों पहलुओं को शामिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आपका है संसाधन। अब संसाधन का मतलब क्या होता है? संसाधन का मतलब होता है वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है, वे वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे। ठीक है, तो अब ये तो हो गया संसाधन की। भाई संसाधन किए हुए, संसाधन वे वस्तुएं होती है जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं या करते हैं। ओके, तो चलिए, आपको इस बुक का मतलब समझ में आ गया कि यानी हम इस अध्याय के अंदर आपकी उन वस्तुओं की बात करेंगे जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही हो, और दूसरी उन वस्तुओं की बात करेंगे जो विकास में सहायक हो। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं चल लेता हूँ आपके फटाफट। आ गया क्या? ओके, ये आपके यहाँ पे आ गए विषय सूची, जिसके अंदर आपका पहला पाठ जो आपके संसाधन से संबंधित, दूसरा भूमि मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन से संबंधित, उसके बाद में खनिज और शक्ति, उसके बाद में कृषि उद्योग और मानव संसाधन। कुल आपके 6 अध्याय हैं और 71 नंबर के टोटल, सॉरी 71 पेज की आपकी पुस्तक है। तो अपन दे धनाधन पढ़ लेंगे इसको तो। और आज ही आपके पहले पार्ट का अपन शुभारंभ कर देते हैं। ओके, ये रहा आपका पहला अध्याय जिसका नाम है संसाधन। तो शुरू करें भाई। ओके, तो अब मुझे आप बताओ संसाधन को अर्थ किए हुए सगला। देखो, संसाधन को मतलब किए हुए मैं थोड़े दो चीज बताऊं अलग अलग तरीका, वो इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, तभी आपको इस संसाधन का मतलब समझाऊंगा। पहले इसको पढ़ते हैं।
मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। अम्मा को मतलब समझे, अम्मा को मतलब मम्मी, भाई, ठीक है। और इन सभी चीजों को देखा। भाई आप घर साफ कर रहे हो तो चीजें तो देखोगे। कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। क्या है? संसाधन। तो प्रश्न आया कि संसाधन क्या है। अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा कि संसाधन क्या है। अम्मा ने वापस उनको उत्तर दिया कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। अब संसाधन का मतलब पता चला कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग क्या हो, जिसका उपयोग आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है उसे संसाधन कहते हैं। जैसे आपको भूख लग गई, ठीक है, आपको भूख लग गई तो आप क्या करेंगे? आपको अगर भूख लग गई तो आप क्या करेंगे? खाना खाएंगे। किसके अंदर खाएंगे? कटोरी के अंदर। तो कटोरी क्या होगी आपके लिए? संसाधन होगी। यानी आपका भूख भगाने के लिए आप जिस बर्तन में रख करके खाना खा रहे हो वो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। और आपके हाथ जो है आपके मुंह तक आकर के वो आपकी रोटी का जो कवा है, कलेवा है, वो आपके मुंह में दे रहा, तो आपका हाथ आपके लिए क्या हो गया? संसाधन हो गया। तो आप इस चीज को समझो कि वे सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उन्हें संसाधन कहते हैं। दूसरी बात, दूसरी परिभाषा में अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूं कि संसाधन क्या हो रहा है ये, हम्म, वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता, वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी, ये ता है, ठीक है ना, आप थोड़ा इसको मैं ले लेता हूँ। हमारी आवश्यकता की, वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो संसाधन कहते हैं। पहली चीज, दोनों दोनों परिभाषा यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखो पहली चीज तो क्या कि भाई वो वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हो, सिंपल भाषा में उसे संसाधन कहते हैं। थोड़ा और अधिक मतलब एक अच्छे लेवल की तरफ देखें तो वो है कि वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जैसे आप सांस ले रहे कि नहीं ले रहे, जिंदा हो, सांस ले रहे हो, ट्राई करके देखो, सांस ले रहे हो, आपके अंदर ऑक्सीजन गई, आपको दिखी? नहीं दिखी ना। तो वो कैसी हो गई? अप्रत्यक्ष हो गई। यानी जो चीज आपको दिख नहीं रही है लेकिन वो आपके लिए उपयोगी है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है। जैसे आप कोई बढ़िया मस्त सुहाना मौसम हो रहा है, आप उसके अंदर गए और आपको बढ़िया आनंद आ रहा है। क्या आनंद आता आपको दिख रहा है कि दे आसमान से उड़ता हुआ आ रहा है और आपके अंदर घुस रहा है? ऐसा नहीं है, वो महसूस होता है। तो वो कैसा हो गया? अप्रत्यक्ष। ठीक है। अब आप क्लास में बैठे हो, टाइम से सही ढंग से नहीं पढ़ रहे हो तो आपको लपड़ पड़ रही है दे धाड़ करके, तो वो चीज आपको दिख रही है, तो वो हो गया प्रत्यक्ष। यानी वे वस्तुएं जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं उसे भी संसाधित कहते हैं। वे वस्तुएं जो हमारी जो आवश्यकता है उनकी पूरी करती है उन आवश्यकताओं, तो उसे भी संसाधन कहते हैं। दोनों परिभाषाएं हैं, आपके संसाधन में पूछी जाए तो आप कोई भी आपको जो अच्छी लगे वो याद करके लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, अच्छे तरीके से जांच कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकार को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, और स्कूल से घर पहुंचने के लिए
उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, और ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया, उन्होंने जिन जिन ताजी सब्जियों का उपयोग किया, वे सभी एक संसाधन है। तो आप संसाधन का मतलब समझ गए होंगे कि हर एक वो चीज जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती हो वो संसाधन है। जैसे आप अभी मेरी क्लास को फोन के माध्यम से देख रहे हैं, तो वो आपका फोन आपके लिए संसाधन है। जैसे मैं आपको जिस बोर्ड के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, जिस माइक से बोल रहा हूँ और जिस कंप्यूटर से क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी एक प्रकार से संसाधन है। और जिस बोतल से मैं पानी पीता हूँ वो मेरी पानी की आवश्यकता को पूरी कर रही है, तो वो भी मेरे लिए एक संसाधन है। नेक्स्ट देखो, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी है। एक वस्तु अपने पदार्थ की उपयोगिता एवं प्रयोज्यता उसके आधार पर एक संसाधन बनाती है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु की जो उपयोगिता और प्रयोज्यता का मतलब होता है क्षमता, वो उस वस्तु को संसाधन बनाती है। अगर आपने एक वस्तु कोई भी चीज खरीद लिया, आपने टी शर्ट खरीद लिया, तो टी शर्ट आपकी आवश्यकता की उपयोगी है, और उसकी क्षमता कितनी है, यानी कितने साल तक वो चलता है, तो वो उसे संसाधन बनाता है। अगर वो टी शर्ट बहुत अच्छा 5-6 साल चल गया, तो आप वैसी कंपनी का, वैसी ब्रांड का टी शर्ट है वो आप नया लेके आओगे। और तो दोनों चीज समझ में आ गई कि एक वस्तु जो होती है उसकी उपयोगिता एवं प्रयोज्यता, प्रयोज्यता का मतलब होता है क्षमता, उसे संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। भाई आपने संसाधन तो समझ दिया, लेकिन सब मोटी समस्या आए है कि संसाधन बनता कैसे है, कोई भी चीज संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधित बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है, यानी उसकी कोई वैल्यू होती है। इस चीज को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना। भाई राजू कहो कि कोई चीज संसाधन की कर बने, या कोई भी चीज है वह संसाधन किया हुआ है। ठीक है, तो उसकी मम्मी उसको समझा रही है कि कोई भी वस्तु है वो संसाधन तब होती है जब उसका मूल्य होता है। मूल्य का मतलब वैल्यू होती है, इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। अब देखो, सबसे पहले बिल्कुल मस्त फ्रेश माइंड से मेरी एक उदाहरण को समझो। आप सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, निकल के सड़क पे, हाथ में थैली ली हुई, किसकी? दूध की या फिर सब्जी की। सुबह सुबह आप सड़क पे जा रहे थे दूध की थैली लेके घर की तरफ, और अचानक से आपके पीछे कुत्ता पड़ गया। तो आप क्या करोगे? इधर उधर पत्थर को ढूंढोगे और वो पत्थर उठा के कुत्ते के मारोगे। तो वो पत्थर आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है या नहीं है? तो वो संसाधन बना कि नहीं बना? तो ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी वस्तु जो आपके लिए मूल्य निर्धारित करे या फिर आपके लिए मूल्य प्रदान करे। सड़क पे जो भाटा पड़ा था या पत्थर पड़ा था, आप जब लेने गए थे तब आपको कोई दिक्कत नहीं, वो पड़ा था अपनी जगह पे, तब वो संसाधन था ही नहीं। जब आप वापस आए और आपके पीछे कुत्ता पड़ गया और आपने उस पत्थर को उठाया, जैसे ही उठाया उस पत्थर का मूल्य बढ़ेगा, यानी वो पत्थर आपकी क्या रक्षा कर रहा है? क्या कर रहा है? रक्षा कर रहा है कुत्ते से बचाने के लिए। तो जब किसी वस्तु की या वस्तु का कोई मूल्य होता है तो उसे कहा जाता है पत्थर, या फिर उसकी कोई उपयोगिता होती है, और उपयोगिता ही उस पत्थर को मूल्य प्रदान करती है या वैल्यू प्रदान करती है, वो होता है आपका संसाधन। और मूल्य का जो अर्थ होता है वो होता है महत्व। और कुछ संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है और जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। अब सड़क पे आपको पैसे पड़े मिल गए, पैसे उठा के आपने जेब में डाल दिए, तो वो आर्थिक है। और आपको सड़क पे कुत्ते से बचाने के लिए आपने जिस पत्थर का प्रयोग किया वो आपका आर्थिक मूल्य नहीं है उसका, वो तो आपकी रक्षा कर रहा है। तो संसाधन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आर्थिक वाले हो सकते हैं और बिना आर्थिक वाले हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको संसाधन की परिभाषा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। उदाहरणतः धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, बिल्कुल सही है। जो आपके धातु वगैरह होते हैं जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, इनके आर्थिक मूल्य होते हैं। लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे आप मस्त कुल्लू मनाली में चले गए, या पहाड़ पे बैठे हो, बढ़िया मस्त बूंदा बूंदी वाली बारिश हो रही है, तो ऐसी जो चीज में आपको जो आनंद मिलेगा उसका कोई मूल्य नहीं, सॉरी, उसका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है, बल्कि जो मूल्य है उस मूल्य को आप महसूस कर सकते हो, उस वैल्यू को आप महसूस कर सकते हो, वो भी आपका एक प्रकार का संसाधन है। ठीक है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं,
आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। तो देखो पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार प्राप्त होना। अब सीधा इसको समझो भाई, मान लो कि अ, आपके सब लोग चाय बेचते हैं, सब लोगों ने खेती की, चाय बेचते हैं, तो ऐसे तो हर कोई चाय बेचेगा मार्केट में। तो चाय के पूरे खेतों के ऊपर एक कंपनी ने कह दिया कि आपकी जितनी भी चाय होती है वो चाय आप हमें दोगे और हम आपके मार्केट में सेल करेंगे। तो उस कंपनी ने क्या दिया, अपना ब्रांड बना दिया, जैसे लाल घोड़ा बाग चाय, ठीक है। वो उस कंपनी ने पेटेंट करवा लिया कि लाल घोड़ा बाग चाय पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ हम ही बेचेंगे। जैसे आपके बात करें जोधपुर मिष्ठान भंडार, ठीक है ना, वो एक पेटेंट है, यानी जोधपुर मिष्ठान भंडार के अंदर जो आपकी मिठाई बनती है वो ऐसी मिठाई सिर्फ जोधपुर मिष्ठान भंडार ही बनाएगा, ठीक है। या फिर आपके बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया नमकीन तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उन्होंने पेटेंट करवा रखा है, उत्तराधिकार प्राप्त कर रखा है कि हम जैसी जो आप नमकीन बना रहे हैं वो कोई और नहीं बना सकता। ऐसी जो चीज होती है उसको बोलते हैं पेटेंट, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा है, आओ कुछ करके सीखे, अपने घर और अपनी कक्षा में उपयोग की जाने वाली किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाइए। आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो आपको आसपास में ऐसी कौन सी चीजें आपके पास में पड़ी है जो आपको लगता है कि हमारे लिए वो संसाधन है, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी आप देख रहे हो सभी लोग 5-5 वस्तुएं हैं, कमेंट करके बताओगे कि सर ये जो वस्तुएं हमारे पास पड़ी है वो संसाधन है। तो यहाँ समझ में आ गया कि संसाधन किसे कहते हैं, प्रायोजकता क्या होती है, और मूल्यवान जो संसाधन है उसका महत्व बढ़ने पर क्या स्थिति होती है, और पेटेंट क्या होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पत्थर को संसाधन में जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर दे। एक तो समय, समय के अनुरूप उस चीज की क्या उपयोगिता है। दूसरी है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब है, देखो इधर देखो, प्रौद्योगिकी का मतलब है किसी किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग ही क्या है, आपकी प्रौद्योगिकी है। यानी कोई चीज है उसके अंदर टेक्नोलॉजी दिमाग लगा दिया जाए तो उसे कहते हैं प्रौद्योगिकी। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है, लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। देखो इंसान भी महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे मैं आपको बताऊं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार की खोज है जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए की खोज से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। अब देखो मनुष्य भी एक प्रकार का संसाधन है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करता है, इसलिए वो भी संसाधन है। आपका मित्र आपके पास में बैठा है, आपको पानी की बोतल दे रहा है, तो वो भी आपके लिए संसाधन है, ठीक है। और इसने ये कहा है कि इसके अंदर कि भाई सबसे पहले आपके आग का आविष्कार हुआ। तो पहले पहले जब आग का आविष्कार हुआ तो आग तो सिर्फ और सिर्फ जलाने के लिए आविष्कार हुआ था। उसके बाद आग से खाना पकाने की पद्धति शुरू हो गई, धीरे धीरे आग से और भी कई सारी चीजें बनने लगी। और जब पहली बार आपका पहिए का आविष्कार हुआ था, पहिए का मतलब टायर, टायर का जब आविष्कार हुआ था तो सिर्फ एक ही चीज को चलाने के लिए शुरू हुआ था। लेकिन वर्तमान में देखो परिवहन के कितने साधन बन गए, मोटरसाइकिल, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कितनी चीजें बन गई है। तो मनुष्य जब कोई चीज बनाता है तो उस चीज के नए नए तरीके खोज लिए जाते हैं, उसे भी संसाधन कहते हैं। और यहाँ पे लड़की है वो अपनी मम्मी को कह रही है, इसलिए मैं भी एक संसाधन हूँ, ध्यान रखना आप भी एक संसाधन है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। अब है संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के प्रकार, सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जाता है। देखो संसाधन के दो प्रकार है, प्राकृतिक और मानव निर्मित, और तीसरा जो है वो है मानव में वर्गीकृत किया जाता है। कितने प्रकार? संसाधनों के 3 प्रकार। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव स्वयं खुद संसाधन। अब देखो प्राकृतिक संसाधन, वे जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लिए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखो जो संसाधन
प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और अधिक संशोधन यानी उसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं करना पड़ता और डायरेक्ट उपयोग में लिए जा सकते हैं, उसे कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है, पेड़ पौधे काम में ले रहे हैं, या पेड़ पौधों से आप फल तोड़ करके खा रहे हैं, तो ये सारे के सारे चीज़ होगी प्राकृतिक संसाधन। वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये जो आपके प्राकृतिक संसाधन हैं, इन प्राकृतिक संसाधनों को दो अन्य भागों में विभाजित किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? देखो, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से आपका नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जाता है। किसको विभाजित कर रहे हैं? प्राकृतिक संसाधनों को। पहली बात, प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं? भाई ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और जिसके अंदर हमारे को ज्यादा संशोधन नहीं करना। संशोधन का मतलब उनको ज्यादा फेरबदल नहीं करनी पड़ती। जैसे आम से पेड़ से आम का फल टूटा, सीधा धोया और दे पेट में, तो ऐसी जो चीज होती है वो होती है आपके प्राकृतिक। ठीक है, और इन्हीं प्राकृतिक को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो नवीकरणीय, दूसरा अनवीकरणीय। ठीक है, सबसे पहले नवीकरणीय की बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल एक प्रकार से असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के सबसे बहुत बड़े भागों में बड़ी समस्या है। नवीकरणीय का मतलब है ऐसे संसाधन जो अपने को पुनः प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? भाई आपको पुनः मिल सकते हैं। सौर ऊर्जा की बात करें, भाई एक दिन सूर्य अस्त हो गया तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो गया कि नहीं होगा, तो आपको सौर ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। पवन ऊर्जा, पवन का मतलब हवा। भाई रात पड़ गई, हवा रुक गई, इसका मतलब ये तो है नहीं कि कल सूर्योदय होगा उस टाइम हवा नहीं चलेगी, तो हवा आपको प्राप्त हो सकती है। ठीक है, उसके बाद में जल। जल ऐसा तो है नहीं कि खत्म हो गया तो कल नहीं मिलेगा, देर सवेर मिलेगा तो जरूर ना। उसके बाद में मिट्टी। भाई मिट्टी ऐसा थोड़ी है कि सिटी के अंदर रह रहे हो आपके मिट्टी है ही नहीं, गाँव में जाओगे तो बहुत सारी मिट्टी पड़ी है। उसके बाद में वन। तो ऐसे जो संसाधन है जिनका उपयोग अपन पुनः दोबारा कर सकते हैं उसको कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो आपको पूछा जाएगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या है, आप लिखोगे कि वे संसाधन जो पुनः नए प्राप्त किए जा सकते हैं या उन्हें नया वापस बनाया जा सकता है या उन्हें नया प्राप्त किया जा सकता है, उसे कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। जिसके अंदर आपका कौन आएगा? उसके अंदर आपका आएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, मृदा और वन। ठीक है, उसके बाद में है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है, यानी उनका लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं है अपने पास में। भंडार के एक बार समाप्त हो जाने पर उन्हें नया नहीं बनाया जा सकता, या फिर उसे नया बनाने में हजारों करोड़ों वर्ष आपको लग जाएंगे। ठीक है ना, और ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत ही अधिक है, तब तक तो आप लोग खुद खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और इन प्रकार के संसाधन अनवीनीकरण संसाधन कहते हैं, यानी ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अपन एक बार कर लेंगे और वापस आपको प्राप्त नहीं होगा। जैसे बात करें कोयला, कोयले का उपयोग किया, पीछे क्या बचेगी? राख। अब राख ने कहीं माथे में रगड़ो। उसके बाद में आपने पेट्रोल यूज किया, गाड़ी के अंदर डाला, पेट्रोल यूज किया, पेट्रोल उड़ गया, कोई पता ही नहीं चलता। उसके बाद में बात करें प्राकृतिक गैस, आपके चूल्हे की जो गैस की टंकी है उसमें गैस भरवाई, खाना बना के पकाया, उड़ गई, कहीं पता ही नहीं चला। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अनवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन दोनों ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब यहाँ पे आपको अम्मा की सूची दी हुई है। अम्मा की सूची का मतलब क्या हुआ? क्रियाकलाप। अम्मा की एक यहाँ पे सारणी दी हुई है और इसके अंदर आपको बताना है कि कौन से वाणिज्यिक है और कौन से मूल्य नहीं है। देखो,
वाणिज्यिक का मतलब है कि उनके बदले आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे। और मूल्य नहीं है का मतलब यही हुआ कि पैसे नहीं मिलेंगे। तो देखो, सूती वस्त्र में पैसे मिलेंगे, लो एस्क में पैसे मिलेंगे, लेकिन बुद्धि के आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। औषधि के पैसे मिलेंगे, और चिकित्सा ज्ञान के पैसे मिलेंगे, कोयला निक्षेप के पैसे मिलेंगे, मनोरम दृश्य के कोई पैसे नहीं, कृषि भूमि पैसे, शुद्ध पर्यावरण कोई पैसे नहीं, लोकगीत कोई पैसे नहीं, सुहाना मौसम कोई पैसे नहीं, संसाधन परिपूर्णता पैसे है, एक अच्छी तरीके का संगीत कोई पैसे नहीं, दादी माँ के घरेलू नुस्खे जब तक पैटर्न नहीं हो तब तक कोई पैसे नहीं, मित्रों और परिवार से समय कोई पैसे नहीं। तो ये बिना वाणिज्यिक वाले हैं, और कुछ जिनके बदले अपने को पैसे मिलते हैं उसको वाणिज्यिक बोलते हैं। तो ये आज अपनी क्लास अपन यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन मानव निर्मित संसाधनों की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपके नए वीडियो में, जिससे अपन इससे आगे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, और अगर हाँ चैनल के ऊपर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है।